है। तमाम बातें यहां गृह मंत्री कहते नजर आए। बहरहाल हम लौट रहे हैं कर्नाटक की राजनीति को लेकर। वहां जिस तरह से मौजूदा सांसद हैं हासन से ही प्रज्वल रेवन्ना, और हासन से इस बार भी हासन से ही वो खड़े हुए हैं, जेडीएस प्रत्याशी हैं, और उसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जो उनके तथाकथित वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, यौन शोषण के मामले को लेकर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, समझना चाहूंगी कर्नाटक की राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी। सुकेश ने वो यहाँ पर उस पर रोशनी डाली है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि आधी आबादी को ही साधने की कोशिश लगातार यहाँ बीजेपी की तरफ से, चाहे वो नारी वंदन के तहत हो या फिर नारी सम्मान योजना के तहत हो, 10 लाख लखपति दीदियों की वो बात करते नजर आते हैं। मंगलसूत्र संपत्ति बांटने वाले बयान को मंगलसूत्र तक वो ले जाते हैं। अब आगे के ये चरण महिला सम्मान पर अब लड़ते हुए नजर आएंगे। और वाकई में अगर ये लड़ाई सच्चे दिल से लड़ी जा रही है तो क्या ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक ही रहेगा या देश के बाकी राज्यों में भी इसका असर? आप खुद महाराष्ट्र में हैं, कितनी गूंज वहां सुनाई दे रही है इसकी? देखिए पूजा, ज़्यादातर बातें वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन ने बताई दी हैं। जहाँ तक आप इस वीडियो की बात कर रही हैं, जहाँ तक इस पूरे मामले की बात कर रही हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। दरअसल बात क्या है, अगर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी खबर की चर्चा ज़्यादा होती है तो वो देश के अलग अलग हिस्सों तक ज़्यादा पहुँचती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला था, ये दक्षिण के राज्यों और खासकर कर्नाटक में तो एकदम आग की तरह फैला हुआ है। कर्नाटक में दिन भर इसी पर चर्चा हो रही है और दिन भर लोगों को हैरत है। और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने पूरी जिंदगी जितना अपने परिवार के लिए नाम कमाया, समर्थन कमाया, एक झटके में इस पूरी घटना ने उस पर बहुत, उनकी इमेज पर, उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत आंच आई है। दूसरी बात, जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना भागे हैं वोटिंग के दिन से, निश्चित तौर पर जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन दल के नेता पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो एक बहुत मुश्किल, तो एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति किसी भी दल के लिए आती है। और एक बात यह है कि देश में मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी इस पर हमलावर हैं, देश के अलग अलग कोनों तक बात को ले जा रही हैं। जहाँ तक इसमें बीजेपी के लिए बात है तो मैंने कहा तो इसके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट की बात है कि जिसके साथ आप गठबंधन करते हैं। पहले भी कर्नाटक का अभी विधानसभा चुनाव पिछले साल हुआ था, मैं वहाँ पर था। पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब जेडीएस को वहाँ का एटीएम बताते थे कि जेडीएस कर्नाटक की सरकार को अपना एटीएम समझती है और परिवार के विकास के लिए उसने किया है। और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, 40 सीटों पर जेडीएस और बीजेपी सिमट गई, वहाँ पर 222 विधानसभा क्षेत्रों में। तो बात ये होने लगी कि जेडीएस के साथ, गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाए, क्योंकि 28 सीटें कर्नाटक की बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। गठबंधन हुआ भी, 3 सीटें मिली और 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मैं हमेशा आपके कार्यक्रम में पिछले 3-4 महीनों से ये बात कह रहा हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और कर्नाटक बहुत हद तक तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी पुरानी टैली में थोड़ा भी नुकसान के साथ भी अगर आती है तो फिर उसे केंद्र में आने से कोई रोक नहीं सकता, और अच्छी खासी। लेकिन अगर इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और उसकी संख्या ज़्यादा हुई तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किलात की घड़ी आएगी। और ऐसे में जब 28 सीटों में से 14 सीटों पर चुनाव हुआ है कर्नाटक में, 14 सीटें अभी बाकी हैं। ये बात अलग है कि जेडीएस की 3 सीटें जो उसको खाते में मिली थी वहाँ चुनाव हो गया है और अब 14 बीजेपी की सीटें बची हुई हैं। और दूसरी बात, दर्शकों को जिनको कर्नाटक के बारे में उतना पता नहीं है, मैं कर्नाटक विधानसभा में गया ही था, पूरा कर्नाटक मैंने दिखाया। आप बेंगलुरु से मैसूर की तरफ जब जाते हैं तो वो पूरा जो बेल्ट है, उस बेल्ट में ही देवेगौड़ा परिवार का प्रभाव दिखता है। जातिगत समीकरण के साथ और कहीं कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट से वो उस इलाके विशेष में बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए आप देखिए बीजेपी के बराबर उन्हें विधानसभा सीटें मिली थी। लेकिन अब जहां जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर इनका प्रभाव नगण्य मामूली सा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। वहाँ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार कर्नाटक में बहुत हमलावर है।
दक्षिण के राज्यों में ये इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको पता है तमिलनाडु में पूरा चुनाव हो चुका है, केरल के तो ज़्यादातर सीटों पर वहाँ पर चुनाव हो चुका है। 14 सीटों पर कर्नाटक में अभी बाकी है, तेलंगाना में अभी बाकी है और महाराष्ट्र कर्नाटक से सटा हुआ राज्य है। लेकिन अभी इसकी चर्चा या इस पर भारतीय जनता पार्टी को जोड़ करके अभी इसकी चर्चा मेरे देखने में तो बहुत नहीं हो रही है। लेकिन कर्नाटक की 14 सीटों पर जैसा सुकेश ने कहा, अब बीजेपी के बड़े नेताओं का आना और जेडीएस के नेताओं को मंच पर ले आना, उनके साथ संयुक्त रैली करना, अब ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। बहुत एम्बैरेसमेंट की स्थिति कर्नाटक में आएगी और इस आने वाले चरणों के चुनाव में इसको किस तरह से देखा जाएगा। हालांकि जैसा सुकेश ने कहा कि आज प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये तय है। और प्रज्वल रेवन्ना जिस तरह से भोर में चुनाव के दिन भोर में यहाँ से जर्मनी के लिए भागा है, इससे ये साफ होता है कि ये जो धुआं उठा है इसमें आग कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आग है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई करना, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि वहां राज्य में तो कांग्रेस की ही सरकार है और ऐसे में सवाल के जो घेरे